हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एचजीडीपी पे मैं सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों के लिए मैं जो है बहुत बड़ी गुड न्यूज लेके आया हूं कि जो हमारे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो हमारा 8वां वेतन आयोग है या फिर 8th पे कमीशन है हमारा, उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, सरकार की तरफ से एक प्रकार से मंजूरी ही मिल चुकी है। जो हमारा 8वां वेतन आयोग से रिगार्डिंग सरकार पहले बोल रही थी कि जो है हम नहीं लाएंगे, लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत गुड न्यूज लेके आया हूँ सभी के लिए। जो है बहुत गुड न्यूज है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और 8वां पे कमीशन की रिगार्डिंग बेसिक पे इसमें कितना क्या तय किया गया है उसके रिगार्डिंग आप जितने भी जीडीएस कर्मचारी हों उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो सीधे चलते हैं जो है ऑफिशियल नोटिस पे और आप लोगों को जो है दिखाते हैं कि क्या अपडेट आया है क्या नहीं आया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो है 3 जून 2024 की जो है ऑफिशियल लेटर आप लोग देख सकते हो। ये जो है पूरी तरीके से फेक है, सॉरी पूरी तरीके से रियल है, इसमें जो है कोई भी फेक नोटिस नहीं है। आप लोग देख सकते हो ये जो है, देखिए यहाँ पे आप लोग सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। ये जो है इसका सब्जेक्ट आप लोग देख लीजिए। सब्जेक्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एट सेंट्रल पे कमीशन फॉर द रिवाइजिंग द पे अलावेंस पेंशन एंड द अदर बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 8वां वेतन आयोग है उसी की रिगार्डिंग यहाँ पे जो है पे जो हमारा बेसिक पे है उसको रिवाइज करने के लिए और हमारे जो अलाउंस है उसको जो है रिवाइज करने के लिए जितने भी हमारे पेंशनधारी कर्मचारी हैं उनको जो है यहाँ पे उनके लिए जो है सभी के लिए बेनिफिट है। और इसी जो है 8th पे कमीशन की रिगार्डिंग ये जो है पूरा अपडेट निकाला गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगभग 3 पेज का है। यहाँ पे आप लोग पूरी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसको चाहे चलते हैं। मैं जो है आप लोगों को हिंदी माध्यम से दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली इंग्लिश माध्यम से है, तो मैं इसको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। उसके बाद एक एक चीज़ आप लोगों को पढ़ के मैं बताता हूँ, तो आप लोगों को जो है ज़्यादा समझ में आएगा। तो सीधे हिंदी वाले पे चलते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो है, देखिए ये एक्चुअली जो लेटर है, लेटर आप लोगों को जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये लेटर आपकी जो है केंद्र सरकार की जो हमारे संयुक्त सलाहकार हैं, एक जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो एक जीडीएस की यूनियन होती है ना, जो हमारी जीडीएस की यूनियन है, उसी प्रकार हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है एक यूनियन है, कर्मचारी पक्ष है, उसी प्रकार जो है यूनियन की तरह ही है। तो उसने जो है यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है। हमारे कैबिनेट सचिव जो है, हमारे कैबिनेट सचिव कैबिनेट मंत्रालय को यहाँ पे जो है लेटर लिखा हुआ है। इसमें तो पूरी तरीके से ए टू जेड सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। विषय आप लोग देख सकते हो, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने के लिए एट यानी कि केंद्रीय सेंट्रल यानी कि जो है केंद्रीय वेतन आयोग तत्काल गठन करने के संबंध में यह जो है लिखा गया है। ठीक है, ये लेटर लिखा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि 7th पे कमीशन या फिर 7th केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों द्वारा सरकार द्वारा 14 जनवरी 2018 से लागू की गई थी। 1/1/2016 हालांकि कर्मचारी पक्ष के 7th सेंट्रल पे कमीशन और उसके बाद भारत सरकार से न्यूनतम वेतन को संशोधित करके 1/1/2016 को 26,000 प्रति माह की गणना आईएलसी मापदंडों और डॉक्टर अक्रोयड फार्मूला आदि के विभिन्न घटकों के आधार पर की गई है। हमने 7th सीपीसी से पहले यह भी प्रस्तुत किया है कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम वेतन अभी भी निचले स्तर पर है। दुर्भाग्य से हमारे सभी तर्कों को 7th पे कमीशन ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया और रुपए की सिफारिश की है। 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन के रूप में दिनांक 1/7/2017 से 1/1/2016, जबकि स्टाफ पक्ष ने मांग की है कि फिटनेस फैक्टर 3.68% होना चाहिए। 7th पे कमीशन ने केवल 2.57 की सिफारिश की थी, जिस पर सरकार ने स्टाफ पक्ष के साथ कोई बातचीत किए बिना ही सीधे सहमति व्यक्त कर दी है, जो कि आमतौर पर होती है। 7th पे कमीशन की प्रतिकूल सिफारिशों और कर्मचारियों पक्ष के साथ कोई चर्चा किए बिना और कर्मचारी पक्ष द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विचार किए बिना सरकार द्वारा इसे स्वीकृत करने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 7th पे कमीशन में यहाँ पे बोला गया था कि जो हमारा फिटनेस फैक्टर है उसमें 3.68% उसको होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 7th पे कमीशन में उसको जो है 2.57% ही यहाँ पे जो है कर दिया गया था, जिसके बाद वहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे जो है असहमति व्यक्त की जाई थी, लेकिन सरकार ने वहाँ पे कुछ भी किसी की नहीं सुना है। वो जो है अपने हिसाब से यहाँ पे तय कर दी गई थी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है कि जो है राजनाथ सिंह गृह मंत्री, स्वर्गीय अरुण जेटली तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री सुरेश प्रभु तत्कालीन रेल मंत्री और मनोज सिन्हा तत्कालीन रेल राज्य मंत्री। चर्चा के बाद सरकार इस बात पर सहमत हुई कि कर्मचारी पक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए उनके साथ आगे की चर्चा की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब उन्होंने जो है चर्चा की है तो उसमें जो है ये सारे जितने भी मंत्री का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इन सभी मंत्रियों ने यहाँ पे चर्चा की है और सरकार के द्वारा ये जो है बातचीत हुई है कि जो हमारा 8th पे कमीशन है वो जो है बहुत जल्द जो है लागू होगा और बहुत जल्द जो है इसका गठन किया जाएगा। तो इसका मतलब आप लोग ये संकेत आप लोगों को मिल गया है कि जो हमारा 8वां वेतन आयोग है उसके रिगार्डिंग बहुत गुड न्यूज आने वाली है, बहुत जल्द और बहुत जो है गुड न्यूज आने वाली है कि हमारा जो 8वां वेतन आयोग है बहुत जल्द आप लोगों को लागू होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद नीचे भी आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ हालांकि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सरकार खुद कहती है कि मुद्रास्फीति 4% से 7% के बीच है और औसतन यह लगभग 5.5% होगी। कोविड के बाद मुद्रास्फीति प्री कोविड स्तर से अधिक है। यानी कि सरकार यहाँ पे खुद कह रही है, सरकार यहाँ पे जो डाटा मतलब अपने तरीके से जो डाटा खुद दे रही है कि जो है यहाँ पे मुद्रास्फीति काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे जो है महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जो कि जितना भी महंगाई हमको पता है कि हमको डीए जो है महंगाई भत्ता 50% ही मिलता है, लेकिन कहीं इससे भी ज़्यादा महंगाई यहाँ पे बढ़ती है, लेकिन सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही थी। यहाँ पे सरकार खुद कह रही है अपने से, यदि हम 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं की खुदरा कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाजारों के अनुसार उनमें 80% से अधिक वृद्धि हुई है। यानी कि 2016 से लेकर 2023 तक अगर हम लोग आंकड़ा की बात कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे सरकार खुद बोल रही है कि लगभग 80% से भी ज़्यादा जो है उसमें वृद्धि हुई है। जो हमारी वास्तविक चीज़ें हैं, जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं जो हमारी, उनमें जो है 80% से भी ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। यानी 80% से ज़्यादा भी यहाँ पे महंगाई में वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन हमें 1/7 के अनुसार लगभग 46% महंगाई भत्ता ही प्रदान किया जाता है 2023। इसलिए वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले डीए के बीच में अंतर है। ठीक है, हालांकि यहाँ 50% होना चाहिए, यानी कि लगभग हमारा महंगाई भत्ता 80% के करीब है, लेकिन जो हमको महंगाई भत्ता दिया जाता है वो जो है इस समय 50% ही दिया जाता है। तो इसमें साफ तरीके से ये संकेत मिल रहा है कि हमारा पे कमीशन का गठन किया जाना चाहिए और जो हमारे जो अलाउंस जैसे कि डीए वगैरह उसको मर्ज करके हमको बेसिक पे में कर दिया जाना चाहिए और बेसिक पे को हमारा बढ़ा दिया जाना चाहिए, ताकि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अन्य भी जितने भी एम्प्लॉय हैं, सारे लोगों को फायदा मिल सके। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी दिया है कि केंद्र सरकार का राजस्व भी वर्ष 2015 से 2023 तक 2 गुना हो गया। बजट विवरणों के अनुसार हम राजस्व संग्रह में काफी वृद्धि देख सकते हैं। यानी कि केंद्र सरकार यहाँ पे खुद कह रही है कि इतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिले। यहाँ पे कह रही है केंद्र सरकार का वास्तविक राजस्व 100% से अधिक बढ़ गया है, इसलिए केंद्र सरकार के पास वर्ष 2016 की तुलना अधिक भुगतान क्षमता है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। 1.87 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं। आप लोग खुद ही देखिए कि जो हमारे जीएसटी में जो अप्रैल 2023 की बात की जा रही है कि जो हमारे जीएसटी के द्वारा 1.87 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं केवल और केवल जीएसटी के माध्यम से। आपको पता है कि हर चीज में जो है ये लोग जीएसटी लगा दिए हैं, जीएसटी के कारण इतना रुपया एकत्र किया गया है। यहाँ पे डाटा दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2022-23 में आयकर संग्रह सबसे अधिक रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह, जिसे हम लोग एसटी सहित जो है अंतरिम रुपए यहाँ पे 9,60,764 करोड़ और उसके बाद पिछले की तुलना 24.23% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे आप लोग आंकड़ा देखिएगा तो इतना ज़्यादा यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है। तो आप लोग खुद ही यहाँ पे आइडिया लगा लीजिए। यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि लगभग 10 लाख रिक्तियों के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की स्टाफ संख्या पिछले दशक से कम हो गई है। मौजूदा कर्मचारियों पर काम का दबाव ज़्यादा है, यानी कि अभी भी रिक्तियां काफ़ी ज़्यादा खाली हैं। इसीलिए जो हमारे जितने भी इस समय प्रेजेंट में कर्मचारी हैं उन पर जो है काम ज़्यादा है, तो इसलिए उनके पास प्रेशर भी ज़्यादा रहता है। अभी भी रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा खाली हैं। वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का केवल 7.29% ही है। पेंशन
भोगियों के संबंध में पेंशन पर वास्तविक व्यय कुल राजस्व व्यय का लगभग 4% ही है। तो आप लोग डाटा यहाँ पे सरकार खुद ही डाटा दे रही है, ये डाटा कोई मतलब इधर उधर से नहीं आ रहा है, ये सरकार खुद ही दे रही है। ठीक है, यहाँ पे अगला हम लोग पॉइंट कवर करते हैं कि सरकार ने अब तक ना तो जो है उपर्युक्त सिफारिश को स्वीकार किया है और ना ही 8 पे कमीशन का गठन किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए पहले ही 50% पहुंच चुका है। 1/1/2024 मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि को देखते हुए डीए तत्व 50% को पार कर जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार इस महंगाई भत्ता बढ़ रही है उस प्रकार अगर देखा जाए तो ये जो है अगली बार जो है यानी कि यहाँ पे जून के बाद यहाँ पे जो हमारा डीए है उसको जो है 50% के पार ले जाया जाएगा। यहाँ तक जो है उल्लेख किया गया उचित है कि 20 लाख से अधिक नागरिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शासित होते हैं और हर महीने उन्हें अपने मूल वेतन और डीए का 10% एनपीएस में योगदान होता है। इससे उनका घर ले जाने का वेतन काफ़ी कम बचता है। यानी कि जो हमारा ये जो जितना भी हमको वेतन मिलता है उसमें से ज़्यादातर तो सारा कुछ कट ही जाता है। तो जो हमारा यानी कि हमको जो इन हैंड सैलरी मिलती है उसमें बहुत ही कम इन हैंड सैलरी मिलती है, जिसकी जो हमारा घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, सरकार अब तक एनपीएस को खत्म करने और 1/1/2024 को या उसके बाद भर्ती किए हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पेंशन बहाल करने की हमारी मांग पर सहमति नहीं हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिया ऊपर उपरोक्त सभी पहलुओं और आज के जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी सेवा के समय आकर्षित करने और आप तुरंत 8वां वेतन आयोग का गठन करने और केंद्र के वेतनमानों भत्ते पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने का समय आ गया है। सरकारी कर्मचारी अपनी आपसी विचार विमर्श और समझौते के माध्यम से इसलिए कर्मचारी पक्ष की मांग है कि भारत सरकार तुरंत जो है 8वां वेतन आयोग का गठन करे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, एक एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है और सरकार का जो डाटा एग्जैक्ट डाटा भी यहाँ पे बोला गया है और सरकार खुद भी ये बोल रही है कि सच में जो है महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ रही है और यहाँ पे बातचीत भी हुई है, मंत्रालय से बातचीत भी हुई है। तो आप लोग इसका संकेत आप लोग बिल्कुल ये मान लीजिए कि हमारा जो 8वां वेतन आयोग है वो 100% जो है आएगा और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सभी के लिए जो है बहुत मतलब बहुत सुनहरा मौका यहाँ पे दिया जाएगा, बहुत गोल्डन ईयर आप लोगों के लिए रहने वाला है। क्योंकि 8 पे कमीशन जब भी लागू हो जाएगा तो आपको पता है कि जो है सैलरी में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी कोई भी अगर अपडेट आएगा, कोई भी नोटिस आएगी तो मैं आप लोगों को जो है ज़रूर बताऊंगा। बाकी आप लोग वेट कीजिए, जो है डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर और जो भी है उसकी तरफ से कोई भी नोटिस आता है तो मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।